नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के सल्तनत काल को पढ़ेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हमारे पिछले वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इतिहास का अध्ययन किया जाता है। इन 320 वर्षों के इतिहास में 5 वंशों ने शासन किया। ठीक है, तो जो दिल्ली सल्तनत का काल है तो यह 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक है। ठीक है, और 320 वर्ष ये काल है जिसमें 5 वंशों ने शासन किया था। पहला वंश है गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर आता है तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो जो गुलाम वंश है वो 1206 से 1290 तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 तक, तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और सैयद वंश 1414 से 1451 तक, और लोधी वंश 1451 से 1526 तक शासन किया। अब देखते हैं सबसे पहला वंश गुलाम वंश। इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, इसलिए इस वंश को दास वंश या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो जो मोहम्मद गौरी है वह गजनी लौट जाता है और लौटने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका एक दास होता है, उसका एक गुलाम होता है, तो उसे जो दिल्ली है उसे सौंपकर चला जाता है, वापस गजनी लौट जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश की स्थापना करता है, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक दास था। कुछ विद्वान उसे मामलुक वंश का नाम देते हैं जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने शासन किया 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, और उसके बाद आता है आराम शाह 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी, और उसके बाद आता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, यह करता है 1236। इसके बाद आता है रजिया सुल्तान जो कि भारत की प्रथम महिला शासिका थी, 1236 से 1240। बहराम शाह 1240 से 1242, अलाउद्दीन महमूद शाह 1242 से 1246, नासिरुद्दीन मोहम्मद 1246 से 1266, बलबन 1266 से 1286, कैकुबाद 1286 से 1290, शमसुद्दीन कयूमर्स 1290। तो इस प्रकार है गुलाम वंश के जितने भी शासक हुए हैं, तो इस क्रम में है। इसके बाद आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। इसी को ही दिल्ली गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब मोहम्मद गौरी ने भारत में लूटपाट करके वापस अफगान गया, उसने भारत में अपने दासों को नियुक्त किया जो भारत में उसके नाम से शासन करे। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को सारा चीज़ सौंपकर मोहम्मद गौरी अपना देश लौट जाता है। राज्यारोहण। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यारोहण लाहौर में हुआ। तो राज्यारोहण कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। उसने लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। जब यह स्वतंत्र शासक बना तब यह दास्ता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, बल्कि मलिक और सिफा सालार की उपाधियों के साथ शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियाँ। तो इसे लाख बख्श भी कहा जाता है क्योंकि ये लाखों का दान करता था। हातिम ताई, और इसे हातिम ताई भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही दयालु था, जनता के साथ बहुत ही दयालुपूर्ण व्यवहार करता था।
इसे कुरान खान भी कहा जाता है। ऐबक के दरबारी विद्वान, तो इसके दरबार में 2 विद्वान थे, हसन निजामी और फ़क्र ए मुदाब्बिर, ये दोनों थे इसके दरबारी विद्वान थे। कुतुब मीनार का नाम सूफ़ी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। इसके लिए आधारशिला कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। ठीक है, तो इसका जो आधारशिला किसके द्वारा रखा गया था? तो ऐबक के द्वारा, और इसे पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार की 2 मंजिलों का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, जबकि शेष 3 मंजिलों को इल्तुतमिश ने पूरा किया, और इस मीनार के शीर्ष पर बिजली गिर जाने के कारण इसके शीर्ष का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली में है, और इसने राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण करवाया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बैठाया जाता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसने केवल 8 महीनों तक ही शासन किया, और 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसे हटाकर खुद शासक बन गया था। आराम शाह को गद्दी से हटाने के बाद इल्तुतमिश अगला शासक बना। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय बदायूं का सूबेदार था। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर था तो उस समय इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, और पहले राजधानी कहाँ था? लाहौर में था, और इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इससे पहले जितने भी शासक थे, किसी ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, क्योंकि वे गुलाम थे इसलिए। लेकिन इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने जलालुद्दीन मांगबरनी पर आक्रमण किया था, तब जलालुद्दीन मांगबरनी ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, तो इसने शरण देने से मना कर दिया और चंगेज खान के आक्रमण से अपनी रक्षा की। ठीक है, तो क्या चंगेज खान जो है वो कहाँ का आक्रमणकारी था? तो वो मंगोल का था। ठीक है, इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंग इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली का गठन किया। ठीक है, तो इक्ता प्रणाली क्या है? इसमें धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान किया जाता था। ठीक है, सेना, तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया था, जिसे तुर्क ए चिहलमानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित सिक्के, तो इसने टंका और जीतल 2 सिक्कों का प्रचलन किया था। यह जो टंका है ये चांदी का सिक्का था, और जीतल यह तांबे का सिक्का था। इल्तुतमिश की प्रमुख विजय 1215 ईस्वी में तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन एल्दोज को पराजित किया, और 1217 ईस्वी में मंसूरा के युद्ध में नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 ईस्वी में बंगाल विजय की यहाँ के शासक गयासुद्दीन को पराजित किया। 1227 ईस्वी में सिंध एवं मुल्तान विजय नासिरुद्दीन कुबाचा को पराजित किया। 1226 ईस्वी से 1231 ईस्वी तक राजपूतों पर विजय। 1235 ईस्वी में पंजाब के खोखरों पर विजय। ठीक है, तो ये सब जो कुछ युद्ध है जिसमें वो जीते थे, तो ये याद रखिएगा। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली सल्तनत का 8वां शासक बना। यह धार्मिक प्रवृत्ति का सुल्तान था।
यह कुरान की प्रतियां लिखा करता था और टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये क्या करता था, टोपी सिलकर और कुरान की प्रतियां बेचकर जीवन यापन करता था। यानी कि ये कुरान की प्रतियां लिखता था फिर उसे बेचता था। इसने बलबन को अपना वजीर बनाया और इसने क्या किया था, बलबन को अपना वजीर बनाया था और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह से कर दिया था। नसीरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन ही अगला शासक बना। बलबन के बाद अगला शासक कैकुबार बना, जो कि एक अयोग्य शासक था। इसके बाद गुलाम वंश का अंतिम शासक कयूमर्स बना, जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में कर दी और दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश का स्थापना किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। और हमारे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें आपको जितने भी वीडियोस है सीरियली आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।